रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स खरीदेंगे, जिन्हें पीडब्ल्यूडी सड़कों के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए आवंटित किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी, जितनी भी पीडब्ल्यूडी की ये सड़कें हैं, इनमें 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक पीडब्ल्यूडी की सड़कों के एक एक कोने की सफाई की जाए और वाहनों की आवाजाही से धूल ना जमी हो और ना ही उड़ रही हो। यही समस्या एमसीडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर भी मौजूद है। दिल्ली में सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार एंटी स्मॉग गन के साथ 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स को तैनात करेगी, जिनका शहर की एयर क्वालिटी में ओवरऑल सुधार के लिए आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जाएगा। सरकार की यह योजना दिल्ली के वायु प्रदूषण में सड़क के धूल के योगदान को भी काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण का यह प्रोजेक्ट 10 साल का है। इस पर लगभग 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मैं इस योजना के लिए 2,034 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। मौजूदा सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के अलावा हमारी सरकार 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास, पुल पर भी जोर देगी, जो अभी पाइपलाइन में है। तो इनमें से अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा कि 26 नए फ्लाईओवर जो हैं, अभी कोई टेंडरिंग की स्टेज में है, कोई प्लानिंग की स्टेज में है, कोई अप्रूवल की स्टेज में है। इनमें से 10 जो हैं वो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, इन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। 11 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन अप्रूवल के लिए यूटीपैक को भेजे गए हैं और 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया में हैं। इनमें से कुछ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि सराय अली खां से मयूर विहार तक बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और राजा गार्डन तक फ्लाईओवर, मौजूदा नजफगढ़ फिरनी में एलिवेटेड रोड। इन सभी के पूरे होने पर यह फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजधानी में लाखों निवासियों और पर्यटकों के दैनिक आवागमन के समय को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। साथ ही यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण को भी कम करेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं अध्यक्ष जी कि दूसरे राज्यों में फ्लाईओवर का निर्माण जब होता है तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर पूरा होने तक निर्माण लागत कई गुना बढ़ चुकी होती है। लेकिन दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत में वृद्धि नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और कुशलता से काम करके सरकार ने जनता के 536 करोड़ रुपए बचाए हैं। 536 करोड़ रुपए। तो अजय जी, आप किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल अगर उठा के देखें तो जो इनिशियल कॉस्ट है और जो फाइनल कॉस्ट है उसमें वो काफ़ी गुना बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली में 536 करोड़ रुपए जो हैं वो हमने अपनी ईमानदारी और कुशलता के साथ जनता के पैसे 536 करोड़ रुपए बचाए। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के लिए 722 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार डीएमआरसी के सहयोग से दिल्ली में 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। ये तीनों फ्लाईओवर भजनपुरा से यमुना विहार, आज़ादपुर से रानी झांसी चौराहा और साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर के निचले डेक पर वाहन चलेंगे, जबकि ऊपर वाले डेक पर मेट्रो चलेगी। इन फ्लाईओवरों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है
कि इसके निर्माण में जनता के 121 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन तीनों फ्लाईओवरों के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं सड़कों और पुलों की उपरोक्त जितनी भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स बताए, उन सभी के लिए 3,126 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रगतिशील और आधुनिक शहर की पहचान विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से होती है। बोगोटा के पूर्व मेयर और सस्टेनेबल शहरी विकास के क्षेत्र में जाने माने विचारक गुस्तावो पेट्रो, काफ़ी इनका बड़ा नाम, और अगर हम अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की बात करें तो उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। गुस्तावो पेट्रो ने कहा, विकसित देश वह नहीं जहां गरीबों के पास कार हो, बल्कि वह है जहां अमीर भी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। पेट्रो का यह कथन माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शा के तहत पिछले 8 वर्षों में दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में किए गए कार्यों के संबंध में बहुत मायने रखता है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें सभी बड़े शहरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था है इसे इस हद तक हमें आधुनिक उसको बनाना होगा कि अमीर लोग भी इनका उपयोग करने में सहज और गौरव महसूस करें। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में हमने दिल्ली की पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाया है। वर्तमान में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 7,379 बसें हैं। दिल्ली के इतिहास में ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ये बसें 600 से अधिक मार्गों पर चल रही हैं। इनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2023 के अंत तक 1900 हो जाएगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में लगभग 1,07,000 टन की कमी आएगी। वर्ष 2023 के अंत तक सभी राज्यों की तुलना में दिल्ली के पास इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। अध्यक्ष, मैं ये भी बताना चाहूँ कि वर्ष 2025 के अंत तक दिल्ली में जो बसों की संख्या है वो 10,480 बसों का बेड़ा होगा। हमारा विजन सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रा को प्रदूषण मुक्त बनाना भी है। इसीलिए 2025 तक दिल्ली के बेड़े में 80% बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी। 8,800 अगर हम नंबर्स में बात करें तो टोटल जो मैंने बताया आपको 10,480 बसें के बेड़े में 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी। अगर नंबर्स में बात करें तो 8,280 बसें इलेक्ट्रिक बसेस होंगी और दिल्ली दुनिया के बड़े शहरों की कतार में शामिल हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि दिल्ली में हर साल लगभग 4,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। एक बहुत बड़ा नंबर है। 4,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। इससे दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अक्सर यह शिकायत की जाती है कि दिल्ली की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है इसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हमेशा ये शिकायत होती है। लास्ट माइल में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी भी शामिल है। घर या ऑफिस के लिए सस्ता और सुविधाजनक फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के चलते निजी वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने साइंटिफिक रूट रैशनलाइजेशन स्टडी करवाई और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मार्गों का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है। यह दिल्ली के मेट्रो और बस नेटवर्क के सभी प्रमुख केंद्रों को एक साथ जोड़ेगा। मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के इतिहास में
पहली बार दिल्ली के इतिहास में पहली बार लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मोहल्ला बस योजना आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी। इन मार्गों पर केवल 9 मीटर जो छोटी बसें हैं कि प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस सदन के काफ़ी सदस्यों से हमेशा ये रिक्वेस्ट भी आई अध्यक्ष जी कि काफ़ी जहां छोटी गलियां हैं और स्पेशली हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वहां पर हमारी जो 12 मीटर की बसें हैं वो नहीं जा पाती। इन बसों में किराया कॉमन मोबिलिटी कार्ड या वन डेली कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में जिनकी संख्या 3 वर्षों में बढ़कर 2180 हो जाएगी। तो अध्यक्ष जी पहली बार ये दिल्ली के इतिहास में होगा कि छोटी बसें जो कम चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पर जा पाएंगी और इनकी संख्या आने वाले 3 साल में 2180 हो जाएगी। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। अगले 12 वर्षों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के हेड में 28,556 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की बस सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य केवल दिल्ली के बस बेड़े को बढ़ाना ही नहीं बल्कि सभी सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिकीकरण करना भी है। महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी नई बसें फैक्ट्री फिटेड जीपीएस, 3 सीसीटीवी कैमरे और 10 पैनिक बटन की सुविधा से लैस होकर आ रही हैं। ये बसें कश्मीरी गेट स्थित अत्याधुनिक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ रियल टाइम में संचालित होती हैं। प्रत्येक बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मार्शल भी तैनात किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य दिल्ली की 80% बसों को 2025 तक इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करना है। इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों में के आने से पहले सभी डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन ज़रूरी है। इसमें अपस्ट्रीम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का अपग्रेडेशन, हाई टेंशन पावर लाइन बिछाना और हर बस डिपो पर सब स्टेशन स्थापित करना शामिल है। इस दिशा में सभी 57 बस डिपो में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। इनमें से 3 डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है और जून 23 तक इनमें से 17 और डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और दिसंबर 2023 के अंत तक जितने भी हमारे 57 डिपोज है इन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। दिल्ली सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य यात्रियों की सेवा करना है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के यात्रियों के अनुभव को महत्व देना आवश्यक है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन का बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं। 3 विश्व स्तरीय ISBTs का विकास किया जाएगा। सराय काले खां आनंद विहार स्थित ISBT जिसके पास रैपिड रेल भी है और उसके पास रेलवे स्टेशन का उपयोग प्रतिदिन लाखों लोग करते हैं। दिल्ली सरकार ने PPP मॉडल के माध्यम से इन दोनों ISBT के पुनर्विकास के लिए DMRC के साथ साझेदारी की है, जिनमें हवाई अड्डों के तर्ज पर सुविधाएं होंगी। इसीलिए
इन पुनर्विकसित ISBTs को बस पोर्ट भी कहा जा सकता है। जैसे एयरपोर्ट अध्यक्ष जी, और एयरपोर्ट पे जिस तरह की सुविधाएं हैं, इन्हीं सुविधाओं की ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। जब ये हमारे दोनों ISBT सराय काले खां और आनंद विहार जब ये एक बार बन के तैयार होंगे, तो ISBTs के साथ साथ अगर आप उनको बस पोर्ट कहें तो गलत नहीं होगा। यात्रियों को कई सुविधाएं प्रदान करने के अलावा इन बस पोर्ट्स में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे जो रोजगार पैदा करने में मदद करेंगे। इसी प्रकार से द्वारका में भी एक ISBT डेवलप किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। अध्यक्ष, दूसरा, दिल्ली में जल्द ही हरिनगर और वसंत विहार में 2 अनूठे मल्टी लेवल बस डिपोज बनाए जाएंगे। NBCC के साथ साझेदारी में विकसित ये भारत में इतने बड़े मल्टी लेवल बस डिपोज अभी तक कहीं नहीं है। तो भारत के ये पहले मल्टी लेवल बस डिपो होंगे जिनमें आप 6 मंजिल तक बसें खड़ी आप कर सकते हैं। बस पार्किंग की क्षमता बढ़ाने के अलावा इन मल्टी लेवल डिपोज में शानदार कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे। इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीसरा पॉइंट जो है अध्यक्ष जी, घरेलू बस यात्रियों की संतुष्टि और सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नेहरू प्लेस और नजरगुड में DMRC के सहयोग से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण 2 आधुनिक बस टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। आने वाले वर्षों में शेष बस टर्मिनल्स को भी जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ रीडेवलप किया जाएगा। चौथा पॉइंट अध्यक्ष जी, 9 नए बस डिपोज का निर्माण जोरों पर है। ये 9 जो नए बस डिपोज हैं अध्यक्ष जी, नरेला में काफ़ी एडवांस स्टेज पे काम है, 80% काम पूरा हो चुका है। ईस्ट मिदनापुर में काम स्टार्ट हो गया है। बुराड़ी में एक नया डिपो बनना चालू हो गया है। इसी प्रकार से सावदा घेवरा में बस डिपो का काम काफ़ी तेज़ी पे है। छतरपुर साइड में मेरे ख्याल से पहली बार कोई भी बस डिपो नहीं है वहाँ पर एक नया डिपो बनना चालू हो गया है। कापासेडा के पास में एक नया बस डिपो है। तो इसी प्रकार से 9 नए बस डिपो का निर्माण जोरों पर है, जिससे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे दिल्ली में चलने वाली बसों की क्षमता में काफ़ी विस्तार होगा। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ परिवहन व्यवस्था में इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ ही पूरी दिल्ली में 1400 नए आधुनिक बस क्यू शेल्टर भी बनाए जाएंगे। इनमें बस यात्रियों के लिए आरामदायक शेल्टर के साथ साथ रूट मैप व बसों के आगमन समय को दर्शाती हुई डिजिटल स्क्रीन भी लगेंगी। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली सरकार यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। अध्यक्ष जी, यमुना जी हमारी दिल्ली की लाइफलाइन है और यमुना का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। इसलिए दिल्ली को एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के किसी भी प्रयास में यमुना की सफाई और रिजुविनेशन को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में किए गए कई प्रयासों के आधार पर दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए 6 पॉइंट एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। पहला, नए STP और DSTP का निर्माण और मौजूदा STP का अपग्रेडेशन। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023-24 में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को 258 MGD से बढ़ाना है। परिणाम स्वरूप मार्च 2024 तक दिल्ली जल बोर्ड की कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 632 MGD से बढ़कर 890 MGD कर दी जाएगी। यह एक वर्ष में 41% बड़ी वृद्धि होगी। दूसरा, 100% घरों को सीवर कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत दिल्ली सरकार अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को मुफ्त घरेलू सीवर कनेक्शन प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत
प्रत्येक घर को सीवर कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अगले वर्ष 570 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवर नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। इन सभी कॉलोनियों में घर घर सीवर कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। तो अध्यक्ष जी, कोई सीवर कनेक्शन के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में सीवर कनेक्टिविटी वाली कुल कॉलोनियों की संख्या 747 से बढ़कर 1317 हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2014 तक दिल्ली में केवल 227 कॉलोनियों में मात्र 13% सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। तीसरा पॉइंट अध्यक्ष जी, सीवर नेटवर्क की डिसल्टिंग। इसके तहत 90 किलोमीटर ट्रंक और पेरिफेरल सीवर लाइंस की डिसल्टिंग की जाएगी। चौथा पॉइंट अध्यक्ष जी, नालों को ट्रैप और डाइवर्ट करना। इसके तहत झुग्गी झोपड़ियों से नालों को ट्रैप एवं डाइवर्ट कर मुख्य सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पांचवा, प्रदूषण फैलाने वाली जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको कंफर्मिंग एरियाज में शिफ्ट किया जाएगा। छठा पॉइंट, यमुना नदी में प्रदूषण कम करने के लिए बड़े नालों को ट्रैप किया जाएगा, जैसे कि नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला, शादरा नालों के साथ साथ इनसे जुड़े छोटे नालों को भी ट्रैप किया जा रहा है। यमुना नदी में गिरने वाले अन्य प्रमुख नालों को भी ट्रैप किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए 6 पॉइंट एक्शन प्लान के चलते दिल्ली में ट्रीटेड सीवेज की मात्रा 2015 में 373 MGD से बढ़कर मार्च 2024 तक लगभग 890 MGD हो जाएगी। तो 2015 में अध्यक्ष जी 373 से बढ़कर 2024 में 890 MGD हो जाएगी। यह 8 वर्षों में लगभग 250% की वृद्धि है। 250% अध्यक्ष। इतने बड़े पैमाने पे मेरे ख्याल से दिल्ली में आज तक कहीं सीवर नेटवर्क को एक्सपैंड करने का, घर घर से जोड़ने का, जितने भी नाले हैं उनको ट्रैप करने का, और उनका सबका ऑब्जेक्टिव अध्यक्ष जी सिर्फ एक ही है कि हमारी जो यमुना है ये बिल्कुल साफ और स्वच्छ एक नदी की तरह दिल्ली में बहे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने की हमारी योजना के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ों से संबंधित है। ये अंतिम पॉइंट है अध्यक्ष। जितने भी मैंने आपको पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि दिल्ली को हम कैसे साफ, सुंदर और आधुनिक बनाएंगे, तो काफ़ी जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई, ये उसका लास्ट पॉइंट है, जो कि कूड़े के पहाड़। दिल्ली में अगर आज किसी भी तरफ से आप घुसें तो सबसे पहले वो बड़े जो पहाड़ हैं वो आपका स्वागत करते हैं। तो उनको क्या करना है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व के तीनों नगर निगम को स्वच्छ भारत रैंकिंग में लगातार निचले 10 स्थानों में जगह मिली। इसका बड़ा कारण कूड़े के 3 विशाल पहाड़ थे। हालांकि कुछ वर्षों से इन पहाड़ों को साफ करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अनुमान है अभी तक जिस स्पीड से काम कुछ समय से पहले जो काम चल रहा था इन कूड़े के पहाड़ को हटाने का, अगर उसी स्पीड से काम करते रहते तो अध्यक्ष जी केवल 197 साल लगते, बस केवल 197, और जो कि हमें स्वीकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से दिल्ली सरकार ने कूड़े के इन पहाड़ों को साफ करने के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। हम एमसीडी के साथ मिलकर 2 साल के भीतर कूड़े के इन तीनों पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष जी, 2 साल में माननीय सीएम साहब के मार्गदर्शन में हम इन तीनों कूड़े के जो पहाड़ हैं इनका अंत सुनिश्चित करेंगे। इसमें टाइमलाइन भी हम दे रहे हैं। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल, अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब खुद विजिट भी करने गए थे। मार्च 2024 तक बलसवा लैंडफिल और दिसंबर 24 तक गाजीपुर लैंडफिल को पूरी तरह साफ हम कर देंगे।
दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में एमसीडी को 850 करोड़ रुपए के लोन का प्रस्ताव मैं करता हूं। महोदय, कूड़े के ये तीनों पहाड़ हटाना एमसीडी के लिए कभी बेशक कठिन काम रहा हो, लेकिन हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और इसका नतीजा भी दिखने लगा है। इस मौके पर एक शेर उपयुक्त लग रहा है। जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं, और ये जो शेर है ये किसको डेडिकेटेड है ये आप सभी समझ जाएंगे। अभी तो शेर तो सुनो पहले। जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं, जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं, वो समंदर पर भी पत्थर का पुल बनाना जानते हैं। महोदय, मुझे विश्वास है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए उपरोक्त योजना अब तक की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और महत्वाकांक्षी प्रयास है। यह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है, साथ ही बड़े शहरों के लिए संभावना और आशा की नई किरण है। अध्यक्ष जी, अब मैं शिक्षा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूं। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर राज्य, हर देश खुशहाल बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए नए इनिशिएटिव्स, इनोवेशन के साथ साथ शांति प्रिय प्रयासों को भी सहारा ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को हर इंसान की खुशहाली का माध्यम माना है। उन्होंने बार बार ये संदेश दिया है कि परिवार और बच्चों की खुशहाली का एकमात्र जरिया शिक्षा है। अब दिल्ली में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 8 वर्षों में हमने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में जो शिक्षा मॉडल अब सिर्फ सरकारी स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बनाने और परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने से कहीं आगे निकल चुका है। दिल्ली सरकार ने हर साल शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया है। हमारे स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं और हमने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मानक भी पेश किए हैं। आज हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि दुनिया भर में जब भी सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक्सीलेंस की बात होती है तो सबसे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उदाहरण दिया जाता है। दिल्ली सरकारी स्कूलों का उदाहरण दिया जाता है। अध्यक्ष जी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा जाना माना इंटरनेशनल समाचार पत्र अपने पहले पन्ने पर भारत के बेहतरीन शिक्षा मंत्री की तस्वीर के साथ दिल्ली सरकारों की स्कूलों की सफलताओं को प्रकाशित करेगा। अध्यक्ष महोदय, न केवल दिल्ली बल्कि भारत और संभवतः पूरी दुनिया के लिए 2022-23 का यह एकेडमिक सेशन पहला सामान्य एकेडमिक सेशन है जो कोरोना काल के मुश्किल दौर के बाद से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा है। दुनिया की कोई भी सरकार और शिक्षा व्यवस्था कोविड के असर से बच नहीं पाई। मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि 2020 से पहले केजरीवाल सरकार ने जो कदम उठाए
उससे हमें वह आधार मिला जिससे हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कम कर सकें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और मेडिटेशन, माता पिता की मदद से और टीचर्स के सहयोग से हमारे बच्चों ने न केवल तनाव पर नियंत्रण रखा बल्कि पूरे कोरोना काल में शिक्षा से भी जुड़े रहे। उन्होंने बोर्ड परीक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शानदार प्रदर्शन किया। अध्यक्ष महोदय, इन प्रयासों का नतीजा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने 12वीं कक्षा में 98% परिणाम प्राप्त किए, 98%। इसके अलावा जेईई मेंस में 493 और नीट में 648 बच्चे कामयाब हुए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के 12वीं कक्षा के छात्र के पहले बैच में 56 छात्रों ने बिजनेस ब्लास्टर्स पहल के माध्यम से उद्यमशीलता में अपनी योग्यता साबित की और दिल्ली सरकार के शीर्ष 7 विश्वविद्यालयों में बीबीए और बीटेक जैसे कोर्सेज में सीधा दाखिला लिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे विश्वास है कि ये बच्चे न केवल अपने लिए नई दिशा तय करेंगे बल्कि इस प्रयोग से देश की उच्च शिक्षा को भी नया आयाम मिलेगा। इसी तरह 2021 में लागू देशभक्ति पाठ्यक्रम में भी हमारे बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे हर भारतीय को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि मानवता के नज़रिए से देखें। यह पाठ्यक्रम हमारे बच्चों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में समझने और निभाने का व्यवहारिक ट्रेनिंग दे रहा है। वर्ष 2022-23 दिल्ली की शिक्षा के लिए और भी कई मायनों में उल्लेखनीय रहा है। शहीद आजम भगत सिंह को समर्पित दिल्ली के पहले आवासीय आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन नजफगढ़ के जड़ौदा कलां गांव में हुआ। वर्तमान में इस स्कूल में 160 बच्चे पढ़ रहे हैं जो जल्द ही आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करेंगे। इसके अलावा दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल भी एक सफल प्रयोग के तौर पर सामने आया है। सच्चे अर्थों में ये देश का पहला वर्चुअल स्कूल है। इसके पहले बैच में गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 14 राज्यों के छात्र शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, टीचर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल का अभिन्न अंग है। हमने इस वर्ष 98 प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए IIM अहमदाबाद भेजा है, जबकि हमारे 56 प्रिंसिपल और टीचर एजुकेटर्स लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज गए थे। और यदि इस विषय पर राजनीति नहीं होती तो हम हमारे 60 प्राइमरी टीचर्स को भी अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी स्कूलिंग में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा गया होता। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में फिनलैंड, सिंगापुर और कैम्ब्रिज में 1410 प्रिंसिपल, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स ने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्राप्त की है। हमारे देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने प्रिंसिपल्स की इंटरनेशनल ट्रेनिंग शायद ही करवाई हो। अब तक हमारे 1247 प्रिंसिपल्स ने IIM अहमदाबाद से और 61 प्रिंसिपल्स ने IIM लखनऊ से ट्रेनिंग ली है। इस विषय में यह भी बताना चाहूँगा कि विदेशों के साथ साथ हमने अपने टीचर्स को शिक्षा के नए मॉडल का अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए त्रिपुरा से गुजरात और कश्मीर से तमिलनाडु तक विभिन्न राज्यों में भी भेजा है। अध्यक्ष महोदय, 2015 में केजरीवाल सरकार बनने के बाद से अब तक हमने सीधी भर्ती के माध्यम से 24,144 टीचर्स की नियुक्ति की है। इतने कम समय में इतना बड़ा भर्ती अभियान किसी भी राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय,
हम वित्तीय वर्ष 23-24 में शिक्षा में एक्सीलेंस और इनोवेशन की इसी भावना को नई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जारी रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वर्ष 2018 में सभी टीचर्स को टैबलेट देना एक दूरदर्शी कदम था। इस कदम के महत्व को महसूस करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि पिछले टैबलेट अब 4 साल से अधिक पुराने हैं, इसलिए हम अपने सभी टीचर्स को, वाइस प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल्स को, डीडीज को नए टैबलेट प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम चरणबद्ध तरीके से हर स्कूल में कम से कम 20 नए कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि इन गैजेट्स की मदद से न्यू आइडियाज़ को शिक्षा में शामिल किया जा सके। साथ ही लर्निंग असेसमेंट्स में भी इजाफा किया जा सके। वर्ष 2023-24 में हम इन गैजेट्स के लिए 350 स्कूलों में उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत 2021 में 20 स्कूलों के साथ हुई थी। हम आने वाले साल में इसे बढ़ाकर 37 कर देंगे। अब इन्हें करीब 10,000 बच्चे पढ़ सकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का प्रत्येक बच्चा जिसके पास विशिष्ट प्रतिभा है, वह अपने घर के निकटतम किसी एसओएसी में प्रवेश पाने में सक्षम हो। ये सभी स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड होंगे। एसओएसी में स्पेशलाइजेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए हम इन स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश भाषा भी पढ़ा रहे हैं। इसके साथ इस पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख के आधार पर हम आने वाले वर्षों में इसे सभी स्कूलों में लागू करने पर विचार करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एसओएसी के तहत स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में स्पेशलाइजेशन के पहले बैच के 676 बच्चे दिल्ली स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से 253 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस की परीक्षा दी थी और लगभग 50% अध्यक्ष 50% यानी 114 ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। केजरीवाल सरकार ने हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए 12 नए स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग शुरू किए हैं। इन स्कूलों में न केवल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, बल्कि छात्रों को अपना कौशल, अपना स्किल विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल सेटअप भी होगा। ये स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड होंगे। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विषय भी अनिवार्य रूप से शुरू किए जाएंगे। हर बच्चा कक्षा 9वीं और 10वीं में 3-3 कौशल विषय और कक्षा 11वीं और 12वीं में 1-1 स्किल सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेगा। इस पहल का उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को पारंपरिक विषयों के साथ साथ ऐसे कौशल भी सीखने चाहिए जो उसे नए ज़माने की चुनौतियों के लिए तैयार करे। हमारा मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग ज्ञान, कौशल और एटीट्यूड के साथ ओवरऑल शिक्षा का नया मॉडल प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि एमसीडी के स्कूल दिल्ली सरकार के फीडर स्कूल हैं। इन स्कूलों के लगभग 1,80,000 बच्चे हर साल हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 6ठी कक्षा में प्रवेश लेते हैं। 2016 में हमने पाया कि 6ठी कक्षा में 76% बच्चे अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते। दिल्ली सरकार के चुनौती और मिशन बुनियाद कार्यक्रम के माध्यम से हमने बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया। यह सिलसिला हर साल चलता है।
इसीलिए हम इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाए गए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के विचार पर काम करेंगे। दिल्ली सरकार के स्कूल अपने सभी फीडर स्कूल्स और आसपास की जो उसके क्षेत्र में जो आंगनवाड़ियों को साथ लेकर चलेंगे ताकि सभी बच्चों को मूलभूत कौशल विकसित हो सके, ताकि जब बच्चा कक्षा 6 में दिल्ली सरकार स्कूल में दाखिला ले तो उसकी सीखने की क्षमता उसकी क्लास के अनुसार हो। दिल्ली सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई अल्ट्रा मॉडर्न खेल परिसर विकसित किए हैं। इनमें कैर गांव नजफगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर, मुंडेला कला खेल परिसर, प्रहलादपुर खेल परिसर शामिल हैं। कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में कुश्ती छात्रावास और छत्रसाल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की रेलिंग, राजीव गांधी स्टेडियम का अपग्रेडेशन और त्यागराज स्टेडियम में स्क्वॉश सेंटर का निर्माण शामिल है। भविष्य में सरकार नजफगढ़ के समस्तपुर खालसा में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना बना रही है। इसके लिए 35 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 9,000 से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 23-24 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,575 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं कि हम दिल्ली के प्रकृति और पर्यावरण के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही स्नेह और देखभाल करें ताकि वे सदैव हमारे साथ रहें। और इसमें अर्थवेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, उसका मतलब यही है कि हम जिस प्रकार से माँ के साथ व्यवहार करें वैसा ही हम अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार करें। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार